सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इस परिस्थिति के बारे में सुनिए। आप एक फलों की दुकान पर हैं, जहां से आप आमतौर पर फल खरीदते हैं। आप वहां एक व्यक्ति से मिले जिसे आप जानते हैं। आप उसको देखकर मुस्कुराए, फिर उससे कुछ बातें की। फिर आपने अनार का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा 50 रुपए किलो, पर आपके पास केवल 25 रुपए हैं। अनार खरीदने के लिए आपको 25 रुपए और चाहिए। अब आप क्या करेंगे? 1, घर जाकर और पैसे लाएंगे, फिर वो फल खरीदेंगे। 2, 1 किलो अनार खरीद लेंगे और दुकानदार से वादा करेंगे कि आप वापस आकर बाकी के पैसे दे देंगे। 3, जितने पैसे हैं उससे आधा किलो अनार खरीद लेंगे। या 4, आप जिस व्यक्ति से दुकान पर मिले उससे 25 रुपए उधार ले लेंगे। क्या आप तीनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप उस समय जो सोच रहे हैं, आप उसके अनुसार इनमें से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, है ना? तो समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। मैं दोहराता हूं, समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं।
हमारे जीवन में हम कई परेशानियों का सामना करते हैं। परीक्षा के समय तेज आवाज में चलने वाले लाउडस्पीकर, ट्रैफिक जैम, ऊंची दीवार पर मकड़ी के जाले जहां हाथ नहीं पहुंचता, अटारी से भारी सामान निकालना, जब माता पिता घर पर ना हो तब भाई या बहन का बीमार पड़ जाना इत्यादि। क्या अब आप ऐसी समस्याओं की सूची बना सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आती हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या अब हम इनमें से कुछ समस्याएं देखें? टीवी पर जब आपका मनपसंद कार्यक्रम आ रहा हो तब घर के राशन का सामान खरीदने जाना, भीड़ वाली बस में सफर करना क्योंकि आप जल्दी में हैं, बहुत भारी सामान उठाना, नए जूते पहनने की आदत डालना जो आपको चुभते हैं, जब कोई लगातार बातें कर रहा हो तब किसी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करना, परीक्षा से एक दिन पहले बीमार पड़ जाना। हम अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस सत्र में हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना पड़ता है। जीवन की किसी समस्या में और गणित की समस्या में क्या अंतर होता है? गणित की समस्या को हल करने के एक या दो तरीके हो सकते हैं, पर जीवन की समस्या के बहुत से हल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उस समस्या के बारे में सोचें जो हमने इस सत्र की शुरुआत में देखी थी, तो गणित के अनुसार अनार खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए? इसका केवल एक जवाब है, 25 रुपए। 4 का वर्गमूल क्या है? इस समस्या के दो जवाब हो सकते हैं, अधिक 2 और घटाओ 2। पर वास्तविक जीवन की समस्याओं में कई हल हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, दुकानदार को बाकी के पैसे बाद में देना, पहचान वाले व्यक्ति से पैसे उधार लेना, या जितने पैसे हैं उतने ही फल खरीदना। हमने इससे क्या सीखा? वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। कामिनी की स्कूल के वार्षिक महोत्सव के बारे में घोषणा हो गई है। एक विद्यार्थी किसी भी एक प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कामिनी चित्रकला और नृत्य दोनों में अच्छी है। कामिनी ने कुछ देर सोचने के बाद एक निर्णय लिया। क्या आप दोनों आगे आकर कामिनी और उसकी सहेली की भूमिका निभा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अगर आप कामिनी की तरह चित्रकला और नृत्य दोनों में अच्छे होते, पर आप एक ही प्रतियोगिता में भाग ले पाते, तो आप इस साल चित्रकला और अगले साल नृत्य में भाग लेने के बारे में सोच सकते थे, या फिर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका विपरीत भी कर सकते थे। अब तक हमने देखा कि किसी समस्या को परिस्थिति के अनुसार कैसे हल करना चाहिए। क्या अब हम देखें कि समस्या को हल करने के चरण कौन से होते हैं? पहले एक खेल खेलेंगे। इसके लिए मुझे 4 विद्यार्थी चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। एक विद्यार्थी को हर समय इधर उधर हिलते रहना है। बाकी के 3 विद्यार्थियों को उसकी परछाई पकड़ने की कोशिश करनी है। क्या हम शुरू करें?
धन्यवाद। क्या आप उस हिलते हुए व्यक्ति की परछाई को पकड़ पाए? नहीं, और आप उसे पकड़ भी नहीं सकते जब तक कि आप उस व्यक्ति को हिलने से ना रोक दें। इस खेल में वास्तविक समस्या परछाई की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हर समय हिलते रहने की है। आप उस परछाई को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो व्यक्ति हर समय हिल रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या की वजह हिलना है, परछाई नहीं। इसी तरह हम कई बार कारण की जगह परिणाम को समस्या समझ लेते हैं और उसे हल नहीं कर पाते। तो किसी समस्या को हल करने के लिए हमें समस्या और उसके परिणाम के बीच में फर्क देखना चाहिए। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। वीर को देर से उठने की आदत है। वो स्कूल देर से पहुंचता है और उसे रोज डांट सुननी पड़ती है। डांट सुन सुनकर परेशान होने के बाद उसने स्कूल में यह शिकायत की कि शिक्षक उसे रोज डांटते हैं। इस परिस्थिति में वीर की समस्या क्या है? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। वीर की समस्या क्या है? डांट पड़ना या सुबह देर से उठना? वीर देर से उठता है, इसलिए वो स्कूल भी देर से पहुंचता है। इस वजह से उसे शिक्षकों की डांट सुननी पड़ती है। अगर वीर ये बात समझ जाए तो वो इस समस्या का हल ढूंढ सकता है। सत्र के शुरुआत में हमने फल की दुकान वाली परिस्थिति देखी थी। उसमें समस्या थी पैसे ना होना और उसका परिणाम था फल ना खरीद पाना। अगर ये अच्छी तरह समझ आ जाए तो इसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जरूरी है कि समस्या को स्पष्ट रूप से पहचान लिया जाए। समस्या हल करने के चरण। हमें समस्या को पहचानना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में कुछ परिणाम दिए गए हैं और दूसरे खंड में समस्याएं दी गई हैं, पर इनका क्रम सही नहीं है। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? असर अथवा परिणाम, समस्याएं, माता पिता की डांट, खाने पीने की गलत आदतें होना, भविष्य के बारे में स्पष्टता ना होना, समझदारी की कमी, पढ़े गए पाठ याद ना रहना, जिद, अनुचित व्यवहार, तबीयत ठीक ना होना, समझे बिना पाठ को रटना, दोस्तों के साथ झगड़ा, आगे की योजना ना बनाना। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? क्या हम सही जवाब देख लें? असर अथवा परिणाम, समस्याएं, माता पिता की डांट, जिद, अनुचित व्यवहार, भविष्य के बारे में स्पष्टता ना होना, आगे की योजना ना बनाना, पढ़े गए पाठ याद ना रहना, समझे बिना पाठ को रटना, तबीयत ठीक ना होना,
खाने पीने की गलत आदतें, दोस्तों के साथ झगड़ा, समझदारी की कमी, जब हम जिद करते हैं या अनुचित व्यवहार करते हैं तभी हमें माता पिता की डांट सुननी पड़ती है। जब हम आगे की कोई योजना नहीं बनाते तो हमें भविष्य के बारे में चिंता होती है। जब हम बिना सोचे समझे पाठ रट लेते हैं तभी हम पाठ भूल जाते हैं। खाने पीने की गलत आदतों की वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। दोस्तों के बीच झगड़ा तब होता है जब उनमें समझदारी की कमी होती है। हमने इससे क्या सीखा? अगर हम समस्या और उसके परिणामों के बीच का फर्क समझ जाएं, तो हमारे लिए समस्या को हल करना आसान हो जाता है। अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें। समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी बात है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समस्याओं को हल करने का अगला चरण देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या दर्शाया गया है? क्या आप चित्रों को पहचान पाए? प्रत्येक चित्र अलग था, है ना? इन सब चित्रों में अलग अलग तरह से कटा हुआ केला दिखाया गया था। पहले चित्र में उसे लंबा काटा गया था, दूसरे चित्र में वो आड़ा कटा हुआ था और तीसरे चित्र में तिरछा कटा हुआ था। आप में से कुछ लोग पहचान नहीं पाए होंगे क्योंकि ये अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। अगर आपने इसे अलग नजरिए से देखने की कोशिश की होती तो शायद आप केले को पहचान पाते। इसी तरह अगर किसी समस्या को अलग नजरिए से देखा जाता है तो उसके हल ढूंढना आसान होता है। उदाहरण के लिए फल की दुकान वाले दृश्य के बारे में सोचिए जो हमने पिछले सत्र में देखा था। इस परिस्थिति में क्या समस्या है? आपके पास 25 रुपए कम है। इसे हल करने के लिए आप इस तरह सोच सकते हैं।
क्या 1 किलो अनार खरीदना जरूरी है? 25 रुपए किसे देने चाहिए? क्या मैं दुकानदार को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसे बाद में आकर बचे हुए पैसे दे दूं? मेरी मदद और कौन कर सकता है? क्या इस परिस्थिति में किसी से पैसे उधार लेना ठीक है? क्या मुझे इस परिचित व्यक्ति से उधार लेकर दुकानदार को पैसे दे देने चाहिए? क्या मैं इस व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि इससे पैसे उधार ले सकूं? क्या ये मुझे पैसे देगा? इस तरह अगर हम समस्या को अलग नजरिए से देखें तो इसका हल ढूंढा जा सकता है। तो समस्या को अलग नजरिए से देखें और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप का समय है। कमल को आमतौर पर जितने अंक मिलते हैं, इस बार की परीक्षा में उससे कम अंक मिले। उसके शिक्षक और माता पिता निराश हैं। अगर आप कमल होते तो आप इस समस्या की वजह कैसे ढूंढते? क्या आप इस बारे में सोचकर मुझे बता सकते हैं? अच्छी तरह सोचकर बताने के लिए धन्यवाद। क्या मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की थी? मैंने जो भी पढ़ा था, क्या मुझे वो अच्छी तरह समझ में आया था? क्या मैंने मन लगाकर पढ़ाई की थी? परीक्षा के लिए जितने भी पाठ पढ़ने थे, क्या मैंने वो सारे पढ़ लिए थे? क्या मुझे पाठ याद रखने में परेशानी होती है? अगर समस्या को इस तरह अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम अंक प्राप्त होने के कारण पता किए जा सकते हैं और इसका हल भी ढूंढा जा सकता है। अब चौथा चरण है। आइए फल की दुकान वाली समस्या फिर से देखते हैं और उसके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। घर जाकर 1 किलो फल खरीदने के पैसे ला सकते हैं। 1 किलो फल खरीद सकते हैं और दुकानदार को बाद में बाकी के पैसे दे सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेना चाहते तो आधा किलो फल खरीदकर घर जा सकते हैं। अगर 1 किलो फल खरीदना जरूरी है तो पहचान वाले व्यक्ति से पैसे उधार ले सकते हैं। आप अच्छी तरह सोचकर इनमें से एक विकल्प चुनेंगे, है ना? परिस्थिति के अनुसार उचित विकल्प चुनना समस्या को हल करने का ये चौथा चरण है। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अपने 3 दोस्तों के साथ एक महत्वपूर्ण शादी में जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं। 2 घंटे का सफर है। त्योहार की वजह से सारी बसों में भीड़ है। जब आप बस में चढ़े तो कंडक्टर ने कहा कि केवल 2 सीटें खाली हैं। आप क्या करेंगे? 1, क्या आप में से 2 व्यक्ति इस बस में बैठकर जाएंगे और बाकी के 2 अगली बस का इंतजार करेंगे? 2, क्या आप सब मिलकर अगली बस का इंतजार करेंगे? 3,
क्या आप एक गाड़ी किराए पर लेकर जयपुर जाएंगे? क्या आप में से 4 विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर आप सब पहले भी जयपुर जा चुके हैं तो आप अलग अलग बसों में जा सकते हैं। अगर आप सब पहली बार जयपुर जा रहे हैं तो आप अगली बस का इंतजार कर सकते हैं। अगर बाकी की बसों में भी भीड़ है, ज्यादा समय नहीं है और आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप किराए की गाड़ी से भी जा सकते हैं। इस परिस्थिति में आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। आइए अब समस्या को हल करने के अगले चरण के बारे में जानते हैं। कृपया जोड़े बनाकर बैठ जाइए। स्क्रीन पर एक डिजाइन दिखाई जाएगी। आपको वो डिजाइन अपनी नोटबुक में बनानी है। आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है? पहली बार में आप में से कितने लोग इसे सही तरीके से बना पाए? कृपया अपने हाथ ऊंचे करिए। यह आसान नहीं था, है ना? अगर आप इसे कर पाए तो यह एकदम सही तरीके से नहीं बना था, ठीक है? अब 2 पेंसिलें लें और उन्हें एक रबड़ से साथ में बांध लें। अब इस डिजाइन को फिर से बनाने की कोशिश करें। अब ये आसान था, है ना? जिस डिजाइन को बनाने में कठिनाई हो रही थी, वही डिजाइन एक सरल तकनीक के इस्तेमाल से आसान हो गई। इस तरह हमें पहली बार में शायद हमारी समस्या का हल ना मिले, पर जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो उसे हल करने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं और उसे हल करने में सफल भी हो सकते हैं। तो हमें अलग तरीके से सोचकर एक योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अलग तरीके से सोचना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए, योजना पर अमल करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप। आपको करारी कचौड़ियां खाना पसंद है, पर आपको कचौड़ी बनाना नहीं आता। आपके माता पिता घर पर नहीं है, पर उन्होंने कचौड़ी का मसाला और आटा तैयार करके रखा है। घर पर कोई नहीं है,
इसलिए आप अकेले ही इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कठिनाई हो रही है। अच्छी कचौड़ी कैसे बनती है, यह आप किस तरह सीख सकते हैं? क्या आप 4-4 के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपने जवाब बता सकते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले आप छोटी कचौड़ियां बना सकते हैं। शुरुआत में शायद आप गोले के अंदर ज्यादा मसाला ना भर पाएं, या उसे ठीक से बंद ना कर पाएं, या फिर कचौड़ी को अच्छी तरह ना तल पाएं। इसके बाद आप बड़ी कचौड़ियां बना सकते हैं। धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखकर और अलग अलग तरीकों के प्रयोग से आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब समस्या को हल करने का अगला चरण। केवल हल ढूंढना पर्याप्त नहीं होता। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप समस्या को समझकर उससे सीखें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर हम उस फल वाली समस्या को लेते हैं, उससे हमने सीखा कि हमेशा ज्यादा पैसे लेकर बाजार जाना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। समस्या हल करने के चरण। हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अलग तरीके से सोचना चाहिए। एक योजना बनानी चाहिए, योजना पर अमल करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। समस्या को अच्छी तरह समझकर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? आप घर पर अकेले हैं। अचानक आपके घर कुछ मेहमान आ गए। आप उन्हें पीने के लिए कुछ देना चाहते हैं। कुछ लोगों को कॉफी चाहिए और कुछ को चाय। जब आप रसोई में गए तो आपने देखा कि घर में दूध नहीं है। क्या कुछ विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? फिर आपको बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। तो हमने सीखा कि मेहमानों को पूछने से पहले ये देख लेना चाहिए कि घर में क्या क्या उपलब्ध है, नहीं तो बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? परीक्षा में गणित की समस्या हल करने और वास्तविक जीवन की कोई समस्या हल करने के बीच क्या अंतर होते हैं? क्या आप 4-4 के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा करके एक सूची बना सकते हैं? धन्यवाद। परीक्षा में गणित की समस्या हल करते समय हल करने के केवल एक या दो तरीके हो सकते हैं। निश्चित समय में प्रश्नों को हल करना होता है। दूसरों की मदद नहीं ली जा सकती। उत्तर पुस्तिका देने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। दूसरे लोग हमारे काम का मूल्यांकन करके हमें अंक देते हैं। जबकि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करते समय परिस्थिति के अनुसार उसके कई हल हो सकते हैं। अगर आपातकालीन स्थिति ना हो तो पूरा समय लेकर समस्या के बारे में सोचा जा सकता है। हम जिन पर भरोसा करते हैं उनसे मदद ली जा सकती है।
गलती को सुधारा जा सकता है। स्व मूल्यांकन और सुधार किए जा सकते हैं। पहलू, गणित की समस्या, वास्तविक जीवन की समस्या। हल, केवल एक या दो हल निकल सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार इसके कई हल हो सकते हैं। समय निश्चित, समय मिलता है। अगर आपातकालीन स्थिति ना हो तो पूरा समय लेकर समस्या के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरों की मदद, दूसरों की मदद नहीं ले सकते। हम जिन पर भरोसा करते हैं उनसे मदद ली जा सकती है। सुधार, उत्तर पुस्तिका देने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। गलती को सुधारा जा सकता है। मूल्यांकन, दूसरे लोग हमारे काम का मूल्यांकन करके हमें अंक देते हैं। स्वमूल्यांकन और सुधार किया जा सकता है। हमने इससे क्या सीखा? जीवन में समस्याएं तो होती हैं, इनसे डरने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छी तरह सोचने से इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि समस्याओं को हल करने के कौन से चरण हैं। आने वाले सत्रों में हम समस्याओं को हल करने के कुछ तरीकों और तकनीकों के बारे में सीखेंगे। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। समस्या हल करने के चरण। हमें 1. समस्या को पहचानना चाहिए। 2. समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। 3. उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। 4. सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। 5. अलग तरीके से सोचना चाहिए। 6. एक योजना बनानी चाहिए। 7. योजना पर अमल करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। 8. समस्या को अच्छी तरह समझकर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या अब हम गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली है और आपको उनमें से एक मिठाई उठानी है। आप क्या करेंगे? तो आप 1-2 सेकंड के लिए सारी मिठाइयाँ देखेंगे, फिर जो मिठाई आपको स्वाद के अनुसार या दिखावट के अनुसार ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप वो चुन लेंगे। एक प्रश्न के जो जवाब हो सकते हैं वे विकल्प कहलाते हैं और जो जवाब अंत में चुन लिया जाता है वो निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई विकल्प होते हैं। आइए इस सत्र में इसके बारे में और जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? आपका मनपसंद गायक कौन है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मनपसंद वाहन कौन सा है? आज शाम को आप कहां जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके पास कई विकल्प थे। इस वजह से आपको कई बार सोचना पड़ा कि कौन सा जवाब चुना जाए, है ना? तो क्या हम इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, क्या उसे रोज नहाना चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें रोज अपने पाठ पढ़ने चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें अपने घर को रोज साफ करना चाहिए? हाँ या ना? आपको जवाब में हाँ चुनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप विकल्पों के बारे में स्पष्ट थे। अगर ये प्रश्न होता कि आपको ये काम कब करने हैं, तो इसके कई विकल्प हो सकते थे। फिर भी आप ज़्यादा सोचे बिना ये निर्णय जल्दी ले सकते थे। चलिए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम बुरी आदतों के साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? अगर हम दूसरों पर धौंस जमाएं तो क्या ये ठीक होगा? हाँ या ना? क्या दूसरों के साथ बेईमानी करना ठीक होता है? हाँ या ना? इन प्रश्नों के लिए ना जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विकल्प स्पष्ट थे। ये प्रश्न हमारे सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे, इसलिए हम जल्दी से निर्णय ले पाए। अब फिर से क्रियाकलाप करते हैं। क्या हमें मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीखनी चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको कुछ शौक होना चाहिए? हाँ या ना?
क्या सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबका एक विश्वसनीय मित्र होना चाहिए? हाँ या ना? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर इनका जवाब देता है। इन प्रश्नों के जवाब देते समय कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जवाब स्पष्ट होते हैं। हमने इससे क्या सीखा? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। जब आपने कोई नया शौक या नया हुनर सीखने के बारे में सोचा या किसी की मदद करने के बारे में सोचा, तब आपके पास कई विकल्प रहे होंगे। तब आपने निर्णय कैसे लिया? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक परिस्थिति देखते हैं। अगले दिन होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कविता दौड़ की 2 स्पर्धाओं में भाग लेने वाली थी। प्रतियोगिता में वो चुस्त रहे, इसके लिए उसने तय किया कि वो जल्दी सो जाएगी। वो सोने जा ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली देवी आ गई। देवी ने उसे बताया कि वो उस फिल्म की डीवीडी लाई है जो कविता को देखनी थी। देवी को अगले दिन वो डीवीडी लौटानी थी। अगर आप कविता की जगह होते तो आप क्या करते? 1. देवी के साथ वो फिल्म देखते। 2. अगले दिन आपको प्रतियोगिता में जाना है, इसलिए उसे मना कर देते। 3. देवी को मना कर देते और बिस्तर में लेटे हुए अपने निर्णय के बारे में सोचकर दुखी होते। अगर कविता खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती है तो उसे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह आराम करना होगा। देवी को सही कारण बताते हुए उसे वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो फिल्म देखेगी या फिर अपने निर्णय के बारे में दुखी होकर ठीक से नहीं सो पाएगी तो उसे प्रतियोगिता से पहले पूरा आराम नहीं मिलेगा। हमने इससे क्या सीखा? निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आइए एक परिस्थिति के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल की बड़ी इच्छा थी कि वो समाज के लिए कुछ करे। जब वो बैठे बैठे इस बारे में सपने देख रहा था, तब उसे ये ख्याल आया कि वो अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे उगा सकता है। पर वो सोचने लगा कि ये उपयोगी होगा या नहीं। उसने अपनी बहन मीना के साथ चर्चा की। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं? क्यों? बारिश के लिए। बारिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी क्यों चाहिए? फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। हमें फसल क्यों चाहिए? लोगों के भरण पोषण के लिए। लोगों का भरण पोषण क्यों होना चाहिए? जिंदा रहने के लिए और अच्छी तरह जीने के लिए। तो फिर ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। हमने सीखा कि निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में
पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम परिणामों के बारे में स्पष्ट ना हों तो हमें खुद से ये बार बार पूछना चाहिए कि हम वो निर्णय क्यों लेना चाहते हैं। हमें ये प्रश्न तब तक पूछना है जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यह संभव है कि 7वीं बार क्यों पूछने से पहले हमें एक उचित उत्तर मिल जाएगा। इस उदाहरण में 5 बार क्यों पूछने के बाद हम पेड़ लगाने के सकारात्मक परिणाम जान पाए, है ना? अगर किसी निर्णय के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और परिणामों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह तैयार होते हैं। आइए अब इस बारे में जानते हैं कि कोई काम करना है या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कुमार और नितिन अपनी कक्षा को सजाने के लिए एक दुकान पर सजावट का सामान खरीद रहे थे। उन्होंने वहां रंग बिरंगे रबड़ देखे। कुमार को कुछ सूझा और उसने नितिन से कहा, तुम सजावट के सामान खरीदते हुए दुकानदार को उलझाए रखो और मैं सबकी नज़र बचाकर 2 रबड़ उठा लूंगा। अगर आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? 1. कुमार की बात मान लेते। 2. कहते, तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा। 3. कहते कि यह गलत बात है और उसे दुकान से ले जाते। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।